हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के बारे में। यह क्लास 13 चल रही है, पार्ट 3 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 201 से 215 डिस्कस करेंगे। हम प्रतिदिन सीरियल वाइज जाएंगे, इसीलिए आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का पहला सवाल है, पहला अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड द सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने। तो अविश्वास प्रस्ताव एक मत होता है, वोट की तरह होता है। यह तब किया जाता है जब सरकार में कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में नहीं है कि वह अपने दायित्वों को पूरा कर सके। यह ऐसा निर्णय ले रहे हैं जिसे अन्य सदस्य हानिकारक महसूस करते हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव एक राज्य के प्रमुख को दर्शाता है और निर्वाचित संसद को अब सरकार में विश्वास नहीं है। यदि अविश्वास प्रस्ताव व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध पारित किया जाता है तो उन्हें पूरी मंत्रिपरिषद के साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो, अगर आप अपनी जो सरकार है उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स इन द इंडियन पार्लियामेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विपक्षी दल का नेता। तो कांग्रेस लीडर नेता अधीर रंजन चौधरी ने 6 मई को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल संभाला। क्यों संभाला? क्योंकि अभी आपकी चल रही है बीजेपी की गवर्नमेंट और बीजेपी के विपक्षी दल कौन है? कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल संभाला है। उन्हें 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2020 तक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति होती क्या है? अब पब्लिक अकाउंट्स जो आपकी समिति होती है, कमेटी होती क्या है? तो लोक लेखा समिति सार्वजनिक लेखा अकाउंट्स का अध्ययन करती है, मंत्रियों, सचिवों या अन्य मंत्रालय के अधिकारियों को पूछताछ करती है और बजट के बाद उसकी एक रिपोर्ट जारी करती है। इसीलिए पब्लिक अकाउंट्स जो होती है आपकी लोक लेखा समिति बनाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्च के लिए हर वर्ष बजट अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इन इंडिया डज नॉट रिक्वायर बजट अप्रूवल एवरी ईयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संकट, नेचुरल डिस्ट्रेस या डिजास्टर। आप नेचुरल डिजास्टर के लिए कोई भी अप्रूवल नहीं लेते हैं बजट में, उसको आप सीधा ही आवंटित कर देते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट इन द परव्यू ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष चुने कैसे जाते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा चुनाव खत्म होते ही विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर को सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से वोट देकर चुना जाता है। अमूमन अध्यक्ष का पद सत्ताधारी दल के पास होता है, जिसके पास सत्ता होती है वही अध्यक्ष भी होता है। मुश्किल तब पैदा होती है जब लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के पास पूर्ण बहुमत ना हो या केंद्र में गठबंधन की सरकार हो। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर साहब। 1991 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी और जनता दल के बीच अध्यक्ष पद को लेकर तकरार हो गई। कांग्रेस पार्टी का तर्क था कि सत्तारूढ़ दल होने के नाते लोकसभा में अपनी एक सदस्य को अध्यक्ष चुने जाने का विशेषाधिकार है। दूसरी ओर जनता दल का क्या कहना था? दूसरी ओर जनता दल की ओर से तर्क दिया गया कि चूंकि लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसीलिए अध्यक्ष का पद विपक्ष में आना चाहिए। जब दोनों दलों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका तो अध्यक्ष पद का विरोध हुआ। चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस ने लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी क्या थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। द बोर्ड ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति, टुवर्ड्स लोकसभा।
सरकार की संसदीय प्रणाली के कार्य में मौलिक सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब यह है कि सभी मंत्रियों के पास अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा की संयुक्त जिम्मेदारी है। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है तो सभी मंत्रियों को उन मंत्रियों सहित इस्तीफा देना पड़ता है जो राज्यसभा में हैं। प्रत्येक मंत्री को अलग से त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा पूरे मंत्रिपरिषद के इस्तीफे की राशि है। वैकल्पिक रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आधार पर लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकती है कि सदन मतदाताओं के विचारों की ईमानदारी से प्रतिनिधित्व नहीं करता है और नए सिरे से चुनाव कराने का आह्वान करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 6 है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अगर बात करें नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के गठन की तो ये इसका गठन हुआ था 1961 में। टाइप की बात करें तो ये क्या है? तो सरकारी सलाहकार निकाय है ये। उद्देश्य क्या है? सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं का समाधान करना इसका उद्देश्य है। सदस्यता की बात की जाए तो 147 सदस्य होते हैं। राजभाषा की बात की जाए तो हिंदी है और अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC भारत में वरिष्ठ राजनेताओं और सार्वजनिक आंकड़ों का एक समूह है जो सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं के समाधान के तरीकों की तलाश करता है। परिषद के सदस्यों में कैबिनेट मंत्री, उद्यमी, हस्तियां, मीडिया प्रमुख, मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता शामिल हैं। 2013 परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी और इसके सदस्यों में फिल्म स्टार जया बच्चन, कार्डिनल बेसिलियोस क्लीमिस, समाचार संपादक बरखा दत्त, राजनीतिक नेता शामिल थे। राजनाथ सिंह, कुमारी मायावती, भीम सिंह, सोनिया गांधी और अरबपति आनंद महिंद्रा, राष्ट्रीय बिटला, साइरस मिस्त्री और अजीम प्रेमजी। राष्ट्रीय एकता परिषद की उत्पत्ति सितंबर-अक्टूबर 1961 में हुई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित सम्मेलन में। इसके उद्देश्य उन समस्याओं का मुकाबला करने के तरीके खोजना था जो विशिष्ट समुदायों, जातियों, धर्मों और भाषाओं में लगाव सहित देश को विभाजित कर रहे थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड फ्रॉम विच फंड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की आकस्मिकता निधि, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो भारत की आकस्मिकता निधि संसद द्वारा अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 267 द्वारा सक्षम रूप में स्थापित की गई है। तो अनुच्छेद 267 इसके बारे में बताता है। इस फंड की स्थापना भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 नाम के कानून द्वारा की गई थी। इस निधि से किसी भी विनियोग, अपॉइंटमेंट को संसद के पूर्व अनुमोदन, अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव बजट से संबंधित है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स इज लिंक्ड टू द बजट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटौती, कट ऑफ। तो कटौती जो होती है आपकी बजट में व्यय को कम करने का कार्य करती है, इसीलिए इसको बजट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? हु इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट कमिटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा से 30 सदस्य, 30 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा। तो अनुमान समिति खर्च और धन के उपयोग के मामले में सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की छानबीन करने के उद्देश्य से भारत संसद लोकसभा द्वारा गठित चुनिंदा संसद सदस्यों की एक समिति है। यह प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का भी सुझाव देता है। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ यह समिति भारत संसद की 3 वित्तीय स्थायी समितियां हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? हु इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट कमिटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा से 30 सदस्य, 30 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा। तो अनुमान समिति खर्च और धन के उपयोग के मामले में सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की छानबीन करने के उद्देश्य से भारत संसद लोकसभा द्वारा गठित चुनिंदा संसद सदस्यों की एक समिति है। यह प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का भी सुझाव देती है। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ यह समिति भारत संसद की 3 वित्तीय स्थायी समितियों में से हैं। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से चुने जाते हैं, भारत की संसद के निचले सदन से। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सदस्यों के पद का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें संवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजदूर संघ, ट्रेड यूनियंस। तो वर्तमान में सूची कितनी है? 52 आइटम की है। अगर आप बात करें तो 3 सूचियां निकाली जाती हैं। एक होती है आपकी राज्य सूची, और एक होती है आपकी संवर्ती सूची, और एक होती है आपकी केंद्र सूची। तो संवर्ती सूची में 52 आइटम्स हैं, 52 आइटम्स हैं। मैं आपको कुछ चुनिंदा ही बताऊंगा। तो पहला है आपराधिक कानून, दूसरा है आपराधिक प्रक्रिया, एक राज्य की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध, फिर है शादी और तलाक, कृषि भूमि, दिवालियापन, प्रशासन, न्याय प्रशासन, संविधान, साक्ष्य और शपथ, सिविल प्रक्रिया, अदालत की अवमानना, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं को मिलावट, ड्रग्स और जहर, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ट्रेड यूनियन, श्रम और कल्याण, शिक्षा, दान और धर्मार्थ संस्थाएं, अंतर्देशीय जलमार्ग, पुरातत्विक स्थल, स्टाम्प ड्यूटी आदि। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से 5 विषयों को राज्य से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो क्या हुआ? राज्य सूची से निकालकर उसे संवर्ती सूची में डाला गया। तो कौन कौन से थे वो? शिक्षा, जंगल, वजन और उपाय, वन्य जीवों और पक्षियों की सुरक्षा, न्याय प्रशासन। तो ये 5 जो थे आपके संवर्ती सूची में डाले गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय है इन इंडिया समटाइम्स अ मिनिस्ट्री कॉल्ड द ग्रीन मिनिस्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं वन, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है। मंत्रालय की पोर्टफोलियो में वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। मंत्रालय देश में पर्यावरण और वनिका कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने, बढ़ावा देने, समन्वय और देखरेख के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मुख्य गतिविधियों में भारत की वनस्पति और भारत के जीवों, वनों और अन्य जंगल क्षेत्रों का संरक्षण, सर्वेक्षण शामिल है। प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वनीकरण और भूमि क्षरण शमन यह भारत के 1947 के राष्ट्रीय उद्यानों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारतीय वन सेवा आईएफएस जो लोग होते हैं आपके, आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। तो आपके जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं वो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं। उनको कौन चुनता है? तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के थ्रू वो जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? व्हाट फॉर्म डज द फेडरल गवर्नमेंट हैव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच करार होता है। जो आपके फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो आपकी संघीय सरकार होती है, उनमें केंद्र और राज्य के बीच में करार होता है। लेकिन जो इंडिया है वो क्वासी फेडरल है, उसका मतलब है वो अर्ध संघीय है। मतलब कि जो भारत है उसमें जो आपका केंद्र है और राज्य है
तो आपका केंद्र जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब आप केंद्र को तोड़ नहीं सकते, लेकिन आप राज्य को तोड़ सकते हैं, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, उसके नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। इसीलिए इंडिया जो है क्वासी फेडरल है। लेकिन जो आपका अमेरिका है वो फेडरल है। इसका मतलब अमेरिका का जो केंद्र है उसको आप तोड़ नहीं सकते, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, और ना ही आप उनके राज्यों को तोड़ सकते हैं। राज्य भी इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो अमेरिका की है, जिसमें केंद्र और राज्य जो है इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, और भारत जो है वो क्वासी फेडरल है, मतलब कि केंद्र इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन राज्य डिस्ट्रक्टिबल है, उनको तोड़ा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? हु अप्रूव्स द न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद सामान्य बहुमत से ही नए राज्य की स्वीकृति, उसकी बाउंड्री बढ़ाना, उसकी बाउंड्री छोटी करना, नए राज्यों का नाम, उसके गठन की जिम्मेदारी ले सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? अ पार्टी क्लेम्स टू बी एन अपोजिट पार्टी इन द लोकसभा, हाउ मेनी मेंबर्स शुड इट हैव इन लोकसभा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 55। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता बनना लोकसभा की कुल संख्या का 10% या 55 सीटों की जरूरत होती है। संसदीय नियम के मुताबिक सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल को लोकसभा की कुल संख्या का कम से कम 10% या 55% सीटें एलओपी पद के लिए पात्र होने की जरूरत है। तो एलओपी क्या हो गया? लोकसभा अपोजिशन पार्टी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 15 है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैबिनेट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज, कि वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व लेते हैं। तो संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश कैबिनेट सरकार के सम्मेलन को अपनाया, क्योंकि वह उस समय तक विकसित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री को दी गई अग्रणी स्थिति और मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी शामिल थी। तो गाइज, ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।